हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम इरिगेशन इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कि मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की स्टडी करा रहा हूं, जो कि यूपीवीटी के बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो सबसे पहली वीडियो में हमने यूनिट फर्स्ट के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, और आज की क्लास में हम यूनिट सेकेंड के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यूनिट सेकेंड है हमारी वर्षा तथा अपवाह जल, यानी रेनफॉल एंड रन ऑफ। तो देखिए, रेनफॉल एंड रन ऑफ से रिलेटिव लगभग 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें से 4 या 5 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो यूपीवीटी के बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें केवल 4 या 5 हैं। तो उन 4-5 क्वेश्चंस को मैं आपको बहुत अच्छे से याद कराऊंगा, और बाकी क्वेश्चंस को भी हम रीड आउट कर लेंगे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर, वर्षा मापी कितने प्रकार के होते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले का ए पार्ट है, मतलब 2 पार्ट दिए हैं इसमें। सबसे पहला ए पार्ट लिखा है, वर्षा मापी कितने प्रकार के होते हैं, स्पष्ट कीजिए। साइमन वर्षा मापक से वर्षा किस प्रकार से मापी जाती है, ये बताना है आपको। अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार अब तक पूछा गया है, 2006 में और 2014 में। तो सबसे पहला काम करना है आपको, यहाँ वर्षा मापी कितने प्रकार के होते हैं ये पूछा गया है, लेकिन आपको सबसे पहले जो भी टॉपिक दिया है उसकी हेडिंग लिखेंगे, यानी वर्षा मापी हेडिंग लिखेंगे। इसको इंग्लिश में रेन गेज कहते हैं। आपको हेडिंग लिखना है वर्षा मापी रेन गेज। अब पहले लिखेंगे आप इसकी डेफिनेशन। देखिए, डेफिनेशन इस शब्द में ही छुपी हुई है। यहाँ लिखा है वर्षा मापी, यानी वर्षा को मापने वाला उपकरण, बारिश को मापने वाला उपकरण क्या होगा, वर्षा मापी। तो सबसे पहले हेडिंग लिख लेंगे आप वर्षा मापी यानी रेन गेज। परिभाषा लिखेंगे, वर्षा मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण को वर्षा मापी कहते हैं। इतना समझ आ रहा है। अब इसके बाद दूसरी हेडिंग रहेगी आपकी वर्षा मापी के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ रेन गेज। अब टाइप्स ऑफ रेन गेज यानी वर्षा मापी कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे वर्षा मापी मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। अब उन दोनों प्रकार के अंदर भी प्रकार होते हैं। तो आपको जितने भी टाइप के वर्षा मापी होते हैं, मैं आपको सारे के सारे डिटेल में समझाता हूँ। अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए, तो यहाँ पर आपके केवल 2 ही टाइप दे रखे हैं, लेकिन मैं आपको जितने टाइप हैं वर्षा मापी के सारे टाइप एक ही बार में समझा दे रहा हूँ। फिर आपका क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछ ले, आप इजीली लिख सकते हैं। तो मैंने एक स्लाइड बनाई है वर्षा मापी के प्रकार की, तो मैं आपको वो स्लाइड दिखाता हूँ, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन पे लौट करके आएंगे। देखिए, तो देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने दिखा रखे हैं वर्षा मापी के प्रकार। तो वर्षा मापी मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2। कौन कौन से? एक होता है रिकॉर्डिंग रेन गेज और दूसरा होता है नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। आप कोई सा भी ऊपर नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वर्षा मापी मेनली कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, रिकॉर्डिंग रेन गेज और नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। रिकॉर्डिंग से मतलब क्या है? एक ऐसा वर्षा मापी जो बारिश की रीडिंग्स को खुद ही रिकॉर्ड करता रहता है, इसीलिए हम इसको हिंदी में कहते हैं स्वतः अभिलेखी वर्षा मापी, यानी कि जो स्वयं से लिखता है, रीडिंग्स को रिकॉर्ड करता है। तो रिकॉर्डिंग रेन गेज हो गया पहला। दूसरा था नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज, यानी ये रीडिंग्स को रिकॉर्ड नहीं करेगा, ये सिर्फ रीडिंग्स को रीड आउट कराएगा। आप रीड करके आपको खुद से ग्राफ पेपर पर रीडिंग्स को नोट करना होता है। तो आपको इतना समझ आया वर्षा मापी कितने टाइप के थे? 2 टाइप के हैं, रिकॉर्डिंग रेन गेज और नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। अब रिकॉर्डिंग और नॉन रिकॉर्डिंग के अंदर भी टाइप्स होते हैं। तो नॉन रिकॉर्डिंग का जो सबसे पहला टाइप होता है दोस्तों, यानी इसमें एक ही टाइप होता है केवल, उसका नाम है साइमन वर्षा मापी, जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, जिसकी डिटेल आपको लिखनी थी। इस साइमन वर्षा मापी का एक और नाम होता है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं साधारण वर्षा मापी। कितने नाम है इसके? 2 नाम है, साइमन वर्षा मापी, साधारण वर्षा मापी, और एक और कहते हैं इसको हम मानक वर्षा मापी भी कहते हैं, स्टैंडर्ड रेन गेज। तो इंग्लिश में याद रखेंगे आप, साइमन्स रेन गेज, ऑर्डिनरी रेन गेज, या फिर अगर स्टैंडर्ड रेन गेज भी लिखा जाएगा तो वो भी इसी का नाम हो जाएगा। मतलब ये एक ही टाइप का है। नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज को ही हम साइमन्स रेन गेज कहते हैं, इसी को साधारण रेन गेज कहते हैं, या फिर इसी को हम मानक रेन गेज भी कहते हैं। इतना समझ आया। अब है आपका रिकॉर्डिंग। तो जो रिकॉर्डिंग होते हैं दोस्तों, वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है टिपिंग बकेट टाइप, दूसरा वेगिंग टाइप और तीसरा फ्लोट टाइप। यानी हिंदी में भी लिखा है टिपिंग बुकेट वर्षा मापी, तुला प्रकार वर्षा मापी, वेगिंग को तुला कहते हैं, तोलने वाला, वेट से समझना आप एक तरह से, और फ्लोटिंग को फ्लोट प्रकार की वर्षा मापी। तो आपको आई थिंक इतना समझ आ रहा होगा कि ये इसके प्रकार क्या क्या थे रेन गेज के। तो याद हो गए, मेनली 2 प्रकार के थे, रिकॉर्डिंग रेन गेज, नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। नॉन रिकॉर्डिंग एक टाइप का है साइमन रेन गेज, जिसे हम साधारण रेन गेज भी कहते हैं, और रिकॉर्डिंग 3 टाइप के होते हैं, टिपिंग, वेगिंग और फ्लोट।
ठीक है। अब देखिए आप इसे याद कैसे रखेंगे, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ आपको याद कराने की, क्योंकि एग्जाम टाइम पे बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि जो हमारा साइमन रेन गेज होता है ये रिकॉर्डिंग होता है या नॉन रिकॉर्डिंग होता है, बहुत डाउट रहता है। जहाँ तक कि जेई तक के एग्जाम में बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं इसको लेके। तो मैं आपको छोटा सा एक ट्रिक बता रहा हूँ बहुत आसान सी, जिससे कि आपको ये डिफरेंस पता चल जाएगा कि रिकॉर्डिंग में साइमन था या नॉन रिकॉर्डिंग में। बाकी तो फिर आप लिख ही देंगे। देखिए रिकॉर्डिंग से सुनो आप, थोड़ा सा फनी वे में बता रहा हूँ, प्लीज़ करके माइंड मत करना। आपने कभी रिकॉर्डिंग सुनी है बारिश की रिकॉर्डिंग? अच्छा गाना तो सुना होगा आपने, टिप टिप बरसा पानी, सुना है ना? तो आप ऐसे याद रखना, हमने टिप टिप बरसा पानी की रिकॉर्डिंग सुनी है। क्या याद रखेंगे आप? हमने टिप टिप बरसा पानी की रिकॉर्डिंग सुनी है। तो आपको वहाँ से ये याद रहेगा कि जो रिकॉर्डिंग वाला है उसमें टिपिंग आता है, यानी टिपिंग विकेट आता है। और आपको इतना पता है नॉन रिकॉर्डिंग केवल एक ही प्रकार का था और रिकॉर्डिंग 3 प्रकार के थे। तो आपको यहाँ से ये पता चल जाएगा जब रिकॉर्डिंग में टिपिंग आ गया तो साइमन आपका नॉन रिकॉर्डिंग में आएगा। समझ आ रहा है ना? इतना कैसे याद रखेंगे? हमने टिप टिप बरसा पानी की रिकॉर्डिंग सुनी है। इस तरह से आप ट्रिक से इजीली इसको डिफरेंस कर सकते हैं दोनों में, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग में आपके 3 रहेंगे, टिपिंग विकेट, वैगिंग टाइप, फ्लोट टाइप, याद रहेगा। नॉन रिकॉर्डिंग में साइमन रहेगा। तो ये होगा इसके प्रकार। अब आपसे डिटेल पूछी गई है साइमन रेन गेज की। मैं इसको डिटेल में दोस्तों इसीलिए समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि इस पर 4-5 क्वेश्चन है इस टॉपिक में, यानी इस यूनिट में 4-5 क्वेश्चन अकेले इसी रेन गेज से रिलेटिव, और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंपलसरी आएगा ही आएगा, इसलिए अच्छे से समझ लो इसको, ठीक है। अब डिटेल पूछिए आपसे साइमन्स रेन गेज की। तो साइमन रेन गेज क्या होता है, कैसे वर्षा मापी जाती है इससे, तो इसकी डिटेल की बात करते हैं थोड़ी सी, ठीक है। देखिए तो इस क्वेश्चन में आगे हमसे पूछा गया था दोस्तों, साइमन वर्षा मापक से वर्षा का मापन किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए अब साइमन वर्षा मापक से हम बारिश कैसे मेजर करते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम समझा दूं, क्योंकि डायग्राम आप बना करके आएंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको इतना तो पता चल गया, साइमन रेन गेज जो होता है वो कैसा होता है, नॉन रिकॉर्डिंग होता है, ठीक है। अब इसका डायग्राम समझेंगे। तो क्या करते हैं हम, कहीं भी जहाँ पर हमें वर्षा का मेजरमेंट करना होता है, पहले एक बेस तैयार करते हैं, एक आधार बनाते हैं। आरसीसी का बना सकते हैं आप, आरसीसी का एक आधार बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ बना रखा है ये वाला, ठीक है। ये एक बेस बना लिया। अब इस बेस के ऊपर क्या करेंगे आप, रेन गेज को फिट कर देंगे। ये रेन गेज कुछ नहीं होता दोस्तों, एक टाइप का बॉक्स होता है, एक बोतल होती है, कह सकते हैं बोतल होती है एक तरह की, जिसकी कैपेसिटी 2 लीटर, 4 लीटर या 6 लीटर हो सकती है, ठीक है। अब इसके चारों तरफ, ये जो बोतल है इसके चारों तरफ हम क्या करते हैं, धातु की ट्यूब, ये धातु की ट्यूब लगी हुई वाली है, धातु की ट्यूब या फिर किसी ग्लास की ट्यूब का आवरण लगा देते हैं इसकी सेफ्टी के लिए, ताकि तेज बारिश या हवा के कारण ये बाहर को भाग ना जाए, ठीक है। तो आवरण लगा देंगे और इसके सबसे ऊपर यहाँ पर एक कीप लगी होती है, उस कीप में बारिश का पानी एंटर करता रहता है, समझे। यहाँ से ऊपर से बारिश का पानी एंटर करता रहेगा इसमें। तो इसी डायग्राम को मैं आपको हाथ से बने हुए डायग्राम के फॉर्म में दिखा दे रहा हूँ, जिससे कि आप एग्जाम में बना सकें। तो यहाँ पर हमने नीचे क्या किया, एक आधार तैयार कर लिया नीचे, एक मिनट, यहाँ पर हमने नीचे एक आधार तैयार किया, इस आधार पर अपनी बोतल को फिट कर दिया और इसके बाहर वाले सिरे पर क्या कर दिया, मेटल का ट्यूब लगा दिया और इसके ऊपर हमने यहाँ पर कीप सेट कर दी। इनकी डायमेंशंस को आप याद मत करना, बीटी के बोर्ड एग्जाम में डायमेंशन ज़्यादा मेन नहीं होती हैं, डायमेंशन जेई के लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा तब समझा दूंगा, ठीक है। तो आपको डायग्राम समझ में आ गया। अब देखिए इसकी थ्योरी क्या होगी, बिल्कुल सिंपल थ्योरी है, डायग्राम को आपको ध्यान में रखते हुए थ्योरी को बोलना है। सबसे पहले क्या होगी, बारिश होगी, तो बारिश का पानी इस कीप में एंटर करेगा, ठीक, कीप से होते हुए रेन गेज में एंटर करेगा। तो पहली लाइन यही है, जब वर्षा होती है तो कीप के ऊपरी क्षेत्र की वर्षा का पानी बिना किसी हानि के वर्षा मापी में एकत्र हो जाता है, यानी कोई भी हानि नहीं होगी पानी का, सीधा आएगा कीप की हेल्प से और एंटर कर जाएगा किसमें, रेन गेज में। इतना समझ आया। अब इस रेन गेज में पानी को एंटर करने के बाद अब हमें इसकी रीडिंग लेनी होती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, हम हमेशा 24 घंटे की ही रीडिंग लेते हैं। कितनी की, 24, यानी प्रत्येक 24 घंटे के बाद हमें वर्षा माप ली जाती है। ध्यान रखेंगे, साइमन रेन गेज में प्रत्येक 24 घंटे के बाद ही वर्षा का मापन किया जाता है और रीडिंग हमेशा सुबह के 8:30 बजे ली जाती है, सुबह के 8:30 बजे ली जाती है। इतना समझ आ रहा है। अब आपने क्या किया, बारिश का पानी कीप से होते हुए रेन गेज में इकट्ठा हो गया, 24 घंटे के आपने सुबह को 8:30 बजे से 24 घंटे के बाद उस पानी को क्या किया, क्योंकि ये नॉन रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्ड तो खुद करेगा नहीं रीडिंग को, तो अब वर्षा के पानी को इसमें से पलट करके किसी दूसरे अंशांकित जार में कर लेते हैं। अंशांकित जार से मतलब है एक ट्यूब होती है जिस पे कि निशान बने होते हैं एमएम के, जो कि रीडिंग बताता है, ठीक है, इसे अंशांकित जार कहते हैं हम। उसमें पानी को पलट लेंगे, उसमें पानी को पलटने के बाद हमें उससे पता चल जाता है कि हमारी प्रतिदिन कितनी बारिश हुई थी और उसी को हम चार्ट पेपर पे ड्रॉ कर लेते हैं। समझ आ रहा है इतना।
तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया वर्षा मापी से वर्षा का मापन किस प्रकार से किया जाता है। एग्जाम में आप कैसे लिख के आएंगे, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इसमें थोड़ा सा डायग्राम के बारे में लिखेंगे, डायग्राम मैंने समझा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे आप, सिस्टेमिक तरीके से चलना कि बारिश हुई, कीप की सहायता से रेन गेज में इकट्ठी हो गई, रेन गेज में इकट्ठी होने के बाद 24 घंटे की वर्षा को हम माप लेते हैं। सुबह की हमेशा 8:30 बजे रीडिंग ली जाती है, और सुबह के 8:30 बजे रीडिंग लेते हैं। और कैसे लेते हैं, वर्षा के पानी को किसी दूसरे अनसंख्य जार में पलट लेते हैं, उसमें पलटने के बाद हम चार्ट पेपर पर रीडिंग को नोट कर देते हैं। ध्यान रखना वर्षा का जो यूनिट होती है वो mm होती है, कितनी क्या होती है, mm, यानी कितनी mm बारिश हुई किसी क्षेत्र में, ये बताते हैं। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जो साइमन रेन गेज है दोस्तों, ये रेन गेज आजकल यूज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये केवल क्या करता है, रीडिंग देता है सिर्फ, ठीक है, ना तो ये इसको रिकॉर्ड कर सकता और ना ही ये इसकी इंटेंसिटी बता सकता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जेईई के लेवल का, यानी कि जो साइमन रेन गेज होता है वो बारिश की तीव्रता को नहीं बताता, कितनी तेज बारिश हुई या कितनी धीमी बारिश हुई, ये इसकी तीव्रता को नहीं बता पाता। तो अगली लाइन, लास्ट लाइन हमारी इस क्वेश्चन में यही लिखी हुई थी, अधिकतम अपवाह ज्ञात करने के लिए वर्षा की तीव्रता की जानकारी अत्यंत आवश्यक होती है, और जो कि ये आपका रेन गेज दे नहीं पाता है, ठीक है। तो इसीलिए आजकल इस वर्षा मापी का प्रचलन खत्म हो चुका है, ठीक है, समझ आ रहा, घट रहा है, बहुत कम यूज कर रहे हैं साइमन रेन गेज को। तो आई होप सो आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, और इसी से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन और हैं इस यूनिट में, इसलिए मैंने इसको ज्यादा डिटेल में समझाया है। आई थिंक सो अब आपको रेन गेज में कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, देखिए ध्यान से। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया अच्छे से, ठीक है। यही चीज़ इसमें लिखी हुई है क्वेश्चन के आंसर में, मैंने आपको अलग से स्लाइड बना के इसलिए समझाया ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। पीडीएफ दे दूंगा, आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं, सब कुछ वही है, मैंने इसी को स्लाइड में अलग से कन्वर्ट कर दिया था, उसके साथ ऐड करके, डायग्राम के साथ जोड़ करके, ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बी पार्ट की। तो बी पार्ट में छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका कि आंसर इस वाली स्लाइड में गलत दे रखा है। मैं आपको सही आंसर बताता हूँ इसका। यहाँ लिखा है वर्षा मापन की इकाई क्या है, तो मैंने क्या बताया, यूनिट केवल mm याद रखेंगे, ओनली mm, ठीक है। तो वर्षा मापक यूनिट हमेशा mm होती है, समझ आ रहा है इतना। तो ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का ओवरऑल आंसर कंप्लीट। अब है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कर लो इसको, देख लीजिए कितनी बार पूछा गया अब तक। 1998 में, 2002 में, 6 में, 7 में, 8 में, 13 में, कितनी बार रिपीट हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाए आपसे। तो सबसे पहले पूछा है इसने क्या, रन ऑफ यानी कि अपवाह किसे कहते हैं, अपवाह को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, संक्षेप में समझाइए। तो हम संक्षेप में नहीं, पूरी डिटेल में समझाते हैं, आप ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये सुन लो, अपवाह क्या होता है, रन ऑफ होता क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको समझ में, ठीक है। इसको भी मैं आपको डायग्राम से ही समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। इसमें डायग्राम नहीं दिए हैं, तो थोड़ा सा मैंने अलग से आपके लिए मेहनत की है, डायग्राम बनाए हैं, ठीक है। तो अपवाह की पहले डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा देखते हैं, देखिए। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं अपवाह की, यानी रन ऑफ। तो रन ऑफ की डेफिनेशन क्या होती है, बहुत आसान है, आप पहले डायग्राम से समझो इसको अच्छे से। यहाँ पर क्या है, ये प्रेसिपिटेशन हो रहा है, मतलब बारिश हो रही है यहाँ कोई, ठीक है, बादलों से पानी आया बारिश। अब इस बारिश के पानी से ही आपको डेफिनेशन निकालनी है। सबसे पहले क्या हुआ, बारिश हो गई, ठीक। अब ये बारिश का पानी जैसे ज़मीन पर आएगा, ये सपोज आपका कोई ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर आएगा, तो इसके साथ क्या क्या होगा, इसमें से कुछ पानी तो क्या होगा, ज़मीन के अंदर रिस करके अंदर चला जाएगा, यानी इनफिल्ट्रेशन हो जाएगा इसका। इनफिल्ट्रेशन मतलब हो गया पानी अंदर समा गया, अंतः श्रवण हो गया इसका, ठीक है, रिसन हो गया ज़मीन के अंदर। इसके बाद कुछ पानी क्या होगा, कुछ पानी वायुमंडल में बाष्प बन के ऊपर कोट जाएगा, ठीक है, जिसका बाष्पीकरण हो जाएगा। इतना तो पता होगा आपको, बाष्पीकरण जानते हैं अच्छे से आप, वायुमंडल में पानी का ऊपर को चला जाना सूरज की गर्मी के कारण, ठीक। कुछ पानी क्या हो गया, फिल्टर कर गया, कुछ पानी ऊपर चला गया। कुछ पानी क्या होगा, जो गड्ढे वगैरह होंगे ना, उन गड्ढों में भर जाएगा पानी, जैसे नीचे के गड्ढे हैं उन गड्ढों में भर जाएगा। अब जो बचा हुआ पानी है, किस किस के बाद इनफिल्ट्रेट हो गया आपका पानी, मतलब नीचे ज़मीन में समा गया, फिल्टर हो गया, कुछ पानी बाष्पीकरण हो गया, कुछ पानी गड्ढों में भर गया। उसके बाद भी जो पानी सतह पर ट्रेवल करता है, रन मतलब होता है दौड़ना, रन ऑफ से आप डेफिनेशन लिखा सकते हैं, रन मतलब होता है दौड़ना। तो जो पानी सतह पर दौड़ेगा, ठीक है। बारिश हुई, बारिश के बाद कुछ पानी क्या कर गया, इन्फिल्ट्रेट कर गया, कुछ पानी वायुमंडल में चला गया। उसके बाद भी जो बचा हुआ पानी है, जो सतह पर क्या करता है, दौड़ता रहता है, उस पानी को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं रन ऑफ, ये अपवाह। समझ आ रहा है, इसी को आप डेफिनेशन में समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा और डायग्राम के बारे में बताना चाहूँगा आपको, कि जहाँ पर देखिए स्लोप ज़्यादा गहरा होता है, डीप स्लोप होता है। डीप मतलब जहाँ पर आपकी ढाल ज़्यादा रहती है, वहाँ पर पानी तेज़ी से बहेगा, मतलब वहाँ पर रन ऑफ तो ज़्यादा होगा, और जो इनफिल्ट्रेशन है वो कम होगा, पानी ज़मीन के अंदर तो कम जाएगा लेकिन तेज़ी से बहेगा। तो इसलिए क्या लिखा है, हैवी रन ऑफ एंड लेस इनफिल्ट्रेशन ऑन स्टीप टेरन। स्टीप टेरन मतलब जो आपका डीप, बहुत ज़्यादा गहरा ढाल होता है ना, उस केस में रन ऑफ बहुत तेज होता है, ठीक है। और आगे यहाँ पर लिखा देखिए, यहाँ पर क्या है, ये लगभग फ्लैट टेरेन है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पानी ज़्यादा इन्फिल्ट्रेट करेगा, रन ऑफ कम होगा। तो ये और थोड़ा सा डायग्राम में लिखा हुआ था, इसको आप याद रख सकते हैं। अब देखिए इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, अपनी थ्योरी को पढ़ते हैं। आपको डायग्राम क्लियर हो गया? अब सुन लीजिए, वर्षा होने पर जो जल भूमि पर गिरता है उसका कुछ भाग रिसन के कारण भूमि की परतों में समा जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। कुछ बाष्पीकरण के कारण पुनः वायुमंडल में चला जाता है। कुछ भाग उस क्षेत्र में स्थित गड्ढों, झीलों आदि में भर जाता है। यही सब मैंने आपको बताया था। फिर भी पानी का बहुत बड़ा भाग खुली भूमि पर बह निकलता है और नदी नालों का रूप धारण कर ढलानों की ओर बढ़ता है। तो इस बहते हुए अतिरिक्त पानी को हम सतही पानी या फिर अपवाह कहते हैं। समझ आ गया? ये इसकी डेफिनेशन थी दोस्तों, ठीक है, इतना क्लियर। अब आगे इसकी यूनिट दे रखी है, यानी अपवाह को हम किस में मापते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना इसकी यूनिट क्या होती है, mm। जो आपकी रेन गेज की यूनिट थी वही इसकी यूनिट होगी, ठीक है। पानी की सभी प्रकार की हानियों को एक मद में मान लिया जाए तो यहाँ से सूत्र सुन लीजिए आप, अपवाह का फॉर्मूला क्या होगा। तो अपवाह का फॉर्मूला क्या होगा, आपको पता है टोटल बारिश हुई। अब टोटल बारिश का टोटल बारिश दो रूप में बट गई। एक तो किसमें, अपवाह में, जो पानी दौड़ रहा था सतह पर। दूसरा पानी की हानियां, मतलब जो पानी इनफिल्ट्रेट किया था, नीचे जमीन के अंदर रिस गया था या वायुमंडल में उड़ गया ऊपर, इसके अलावा गड्ढों में भर गया, वो सब पानी की हानियां कह दिया हमने। तो पानी की हानि और अफवाह दोनों को जोड़ेंगे, वो कुल वर्षा के बराबर होगा। हमें निकालना है किसकी डेफिनेशन, फॉर्मूला अपवाह का। तो क्या आ जाएगा, इस पानी की हानि को इस साइड ले जाइए आप, तो यहाँ प्लस की तरह माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, अपवाह बराबर कुल वर्षा माइनस पानी की हानि। तो ये इसका फॉर्मूला है, आप याद रख सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब बात करते हैं अपवाह को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं जो इसको इफेक्ट करेंगे। तो देखिए, तो दोस्तों रन ऑफ की डेफिनेशन हम क्लियर कर चुके हैं। अब बात करते हैं इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से उसकी। इसके कारक बहुत सारे हैं, लगभग 10-12 कारक हैं। आपको इसमें हेडिंग्स याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। मेन इसकी हेडिंग होती है, अगर आपको हेडिंग याद है तो आप इजीली क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब इस हेडिंग्स को भी आपको सोच के लिखना है, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए कारक से मतलब ये हो गया, जो बारिश का पानी है, जो बारिश हुई थी, जो पानी बह रहा है, उस बहते हुए पानी पर क्या क्या चीज़ अपना प्रभाव डाल सकती है। मतलब आपको यहाँ पर सिर्फ इतना बताना है, किसकी वजह से अपवाह बढ़ेगा, किसकी वजह से घटेगा, बस हेडिंग लिखनी है। हेडिंग को लिख के उसके अंदर ये लिखना है, इसकी वजह से बढ़ेगा, इसकी वजह से घटेगा। तो अब सोचिए, आप एक तरफ से चलना, आपको जैसे बारिश हो रही है तो बारिश के होने से स्टार्ट करना। अब बारिश आपकी तेज हुई या धीमी हुई, इस बात पे भी डिपेंड करेगा रन ऑफ। बारिश कितनी देर तक हुई, इस बात पे भी डिपेंड करेगा आपका रन ऑफ। तो सबसे पहली हेडिंग क्या हो जाएगी, वर्षा की तीव्रता व अवधि, यानी बारिश की इंटेंसिटी कैसी है। मतलब अगर बारिश तेज हो रही है, अब इसमें लिखेंगे क्या आप, यहाँ लिखेंगे यदि बारिश की तीव्रता अधिक है, मतलब बारिश तेजी से हो रही है तो रन ऑफ भी ज़्यादा होगा। जितनी तेज बारिश होगी उतना ही ज़्यादा रन ऑफ होगा। इसी तरह से अगर बारिश ज़्यादा देर तक हुई है, उसका टाइम ज़्यादा है, तो रन ऑफ भी ज़्यादा होगा। समझ आ रहा है? तो इसमें एक लाइन लिखेंगे, वर्षा की तीव्रता व अवधि के साथ क्या होता है, रन ऑफ बढ़ता है। जितनी तेजी से तीव्रता व अवधि होती है उतनी ही ज़्यादा क्या होगा, आपका रन ऑफ होगा। खत्म, पहली हेडिंग, ठीक है, समझ आ रहा है। दूसरा है क्षेत्र का आकार। अब क्षेत्र के आकार में आप याद रखना, आकार का मतलब क्या, जितना ज़्यादा बड़ा क्षेत्र होगा, यानी कि अगर क्षेत्र बहुत बड़ा है दोस्तों, आप खुद सोच के देखिए, यानी देखिए यहाँ लिखा पन विभाजक रेखाओं से घिरा क्षेत्र। ये पन विभाजक रेखा क्या होती है, जितने क्षेत्र में आपका पानी ट्रेवल करता है उस क्षेत्र को कवर करने वाली जो रेखाएं होती है ना, उसको हम पन विभाजक रेखाएं कहते हैं, ठीक है। अब इन पन विभाजक रेखाओं से घिरा क्षेत्र जितना बड़ा होगा, अपवाह का मान भी उतना ही अधिक होगा। जितना ज़्यादा एरिया होगा, पानी उतना ही ज़्यादा ट्रेवल करेगा। समझ आ रहा है? तो आप सीधे लिखना क्षेत्र का आकार, यानी पन विभाजक रेखाओं से घिरा हुआ क्षेत्र का आकार जितना अधिक होगा तो तीव्रता और अवधि के बढ़ने के साथ अपवाह बढ़ता है। क्षेत्र के आकार बड़ा होगा तो अपवाह बड़ा होगा। तीसरी हेडिंग देख लीजिए। तीसरा है हमारा अपवाह क्षेत्र की आकृति। आकृति में आपको 2 पॉइंट याद रखने दोस्तों, एक तो फैन शेप या आकृति याद रखनी, पंखे के जैसी, ठीक है, फैन शेप। और दूसरी आकृति आपको याद रखनी है, इसमें पत्ती नुमा होगा, नीचे दे रखा होगा, 1 मिनट, यस। 2 शेप याद रखनी, कौन कौन सी, एक तो फैन शेप, दूसरी फर्न लीफ शेप्ड, ठीक है, फर्न लीफ्ड शेप। तो देखिए, अगर आपके जो क्षेत्र है, आवाह क्षेत्र जो है, उसकी आकृति अगर फैन के जैसी, पंखे के जैसी है, तो आपका अपवाह अधिक होता है, ठीक है। पंखे के जैसी शेप है तो अपवाह अधिक होगा। और अगर पत्ती के जैसी है, पत्ती जानते हैं, पत्ती नुमा जो आपकी लीफ होती है, पेड़ों की पत्तियां, उसके जैसी है तो अपवाह कम होगा, ठीक है। आपको बस यही 2 पॉइंट याद रखने हैं इसमें। क्या क्या याद रखना है आपको इसमें, कि यदि अपवाह क्षेत्र की आकृति पंखे यानी फैन शेप्ड जैसी है तो अपवाह अधिक होगा, ठीक है। अब इसका रीजन नहीं देना क्यों अधिक होगा, क्योंकि बहुत सारी हेडिंग है आपकी ऑलरेडी, लगभग क्वेश्चन आपका 1.5 पेज का हो जाएगा ये। इसलिए क्या याद रखेंगे आप, कि अगर अपवाह क्षेत्र की आकृति फैन शेप है, पंखे जैसी है, तो अपवाह अधिक होगा, और अगर पत्ती नुमा है तो अपवाह कम होगा। इसमें डायग्राम भी दे रखा है
यहाँ पर डायग्राम ये है, आप डायग्राम को चाहे तो बना सकते हैं, अदरवाइज आप सिर्फ देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ऊपर फैन शेप दे रखा है, फैन शेप ये है पंखे के शेप जैसा, एक मिनट, ये पंखे के शेप जैसा है। तो इसमें क्या देखिए एरिया थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है हमारे यहाँ पर पंखे के शेप में, तो इसीलिए इसमें अफवाह अधिक होगा। और अगर आप पत्ती नुमा में देखेंगे पतला है, एरिया कम है यहाँ पर, तो यहाँ पर अफवाह कम होगा, ठीक है। इस डायग्राम को आप PDF से अच्छे से समझ लेना, और ठीक है, यहाँ टाइम हम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। अगली हेडिंग की बात करते हैं। तो अगली हेडिंग होगी हमारी क्या, स्थल आकृति। स्थल आकृति का मतलब क्या है, जो आपकी ज़मीन है वो कैसी है। अगर ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होगी दोस्तों, तो अफवाह क्या होगा, गड्ढे होंगे बहुत ज़्यादा उसमें ऊबड़ खाबड़ में, और झीलें, कटान, जंगल वगैरह है, तो वहाँ पर पानी रुक रुक के ट्रेवल करेगा। मतलब अगर आपका क्षेत्र कैसा है, ऊबड़ खाबड़ है, तो उस केस में अफवाह कम होगा। समझ रहे हो, अफवाह कम होगा। बस ये बताना कहाँ कम होगा कहाँ ज़्यादा, हेडिंग देखनी है, कहाँ कम कहाँ ज़्यादा, सोचना है बस थोड़ा माइंड से, आप इजीली आंसर कर सकते हैं। तो ये होगी इसकी 4 हेडिंग। अब बात करते हैं इसकी 5वीं हेडिंग की। तो 5वीं हेडिंग है दोस्तों इसकी क्षेत्र की ढाल। जी हाँ, क्षेत्र की ढाल। तो ये तो मैंने आपको डायग्राम में भी समझाया था, क्षेत्र की ढाल। अगर ढाल ज़्यादा होगी तो अफवाह ज़्यादा होगा, ढाल कम होगी तो अफवाह कम होगा, क्योंकि ढाल ज़्यादा होने पे पानी तेज़ी से बहेगा तो रन ऑफ ज़्यादा होगा, और ढाल कम होगी तो पानी नीचे को इन्फिल्ट्रेट ज़्यादा करेगा, रिसन ज़्यादा होगा, तो अफवाह कम हो जाएगा, ठीक है। अगला है मृदा की सांद्रता। मृदा की सांद्रता से मतलब क्या है कि जो मिट्टी होती है वो पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी क्या है उसकी, यानी कि जो पानी को वो क्या करेगी, एब्जॉर्ब मतलब होता है अपने अंदर समाना, क्या कहते हैं उसे हिंदी में, आप हिंदी का वर्ड चलो इससे पढ़ लेते हैं, कुछ लिखा होगा इसमें। यानी कि जल ग्रहण क्षेत्र की मृदा की सांद्रता अधिक होगी तो क्या होगा, तो वर्षा का पानी अधिक मात्रा में भूमि में रिस जाएगा, रिसना कहते हैं हिंदी में, ठीक है, इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा। तो वही बता रहा हूँ मैं, सांद्रता का मतलब क्या, पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी इसकी। अगर ज़्यादा पानी आपकी ज़मीन क्या कर रही है, सोख रही है, शोषित कर रही है, अपने अंदर समा रही है, रिसन ज़्यादा हो रहा है, तो उस केस में अफवाह कम हो जाएगा। समझ आ रहा है। तो सांद्रता अगर ज़्यादा होगी तो अफवाह कम होगा, याद रहेगा। अगला है वनस्पति आवरण। वनस्पति आवरण से मतलब क्या है, जमीन के ऊपर, वनस्पति जानते हैं घास फूस पेड़ पौधे जितने भी वनस्पति हैं, अगर ये जमीन के ऊपर ज़्यादा रहेंगे तो पानी बहेगा क्या, पानी रुक रुक के बहेगा। मतलब वनस्पति आवरण की वजह से भी क्या होता है, अफवाह कम होता है, पानी रुक जाता है, ठीक है, अफवाह जल रुक जाता है, तो अफवाह कम होगा। यही बताना कहाँ कम कहाँ ज़्यादा। हेडिंग सोचनी है, लिखना है। हेडिंग्स को याद करने के लिए फिर बोल रहा हूँ मैं, ट्रिक बना दूंगा, ठीक है। बेशक आपकी हेडिंग बहुत टिपिकल है ना, मैं फिर भी ट्रिक आपको दे दूंगा। इसका भी आपको सेकंड पार्ट 10 मिनट का मिल जाएगा, जिसमें केवल एक ही क्वेश्चन की ट्रिक बनाऊंगा। इस वाली यूनिट में केवल एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें 10-12 हेडिंग्स आ रही हैं, बाकी बिना हेडिंग्स के क्वेश्चन है सब, ठीक है। आगे भूमि की दशा। भूमि की दशा देख लीजिए, स्थिति। अगर भूमि सूखी है तो क्या होगी, पानी को सोखेगी अपने अंदर, तो अफवाह कम हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ इतना सोचना आपको, भूमि सूखी है, पानी भूमि के अंदर जाएगा, मतलब बहता हुआ पानी भूमि के अंदर चला गया तो रन ऑफ कम हो जाएगा, ठीक। अगर भूमि गीली है तो रन ऑफ ज़्यादा होगा। इतना ही लिखना बस आपको, अपनी लैंग्वेज में लिख के आना, बस हेडिंग लिखो, खुद की लैंग्वेज में लिख दो। आगे लिखा अपवाह क्षेत्र का तापक्रम। तापक्रम का मतलब टेम्परेचर कैसा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा दोस्तों तो पानी का बाष्पीकरण ज़्यादा हो जाएगा, पानी ज़्यादा बाष्प बनकर ऊपर उड़ेगा। तो इसका मतलब अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो अफवाह कम हो जाएगा, क्योंकि पानी उड़ जाएगा आपका, तो रन ऑफ कम कर पाएगा, बह कम पाएगा वो, ठीक है। अगला है फिर हवाओं की दशा। हवाओं की दशा से मतलब क्या, अब देखिए अगर हवा बहुत तेज़ चलेंगी दोस्तों तो अफवाह को प्रभावित करेंगी, हवा के साथ पानी बहेगा ना तेज़ी से, तो अगर हवा तेज़ी से चल रही है तो अफवाह अधिक हो जाएगा, हवा धीमी है तो अफवाह कम होगा, ठीक है। अब मृदा से रिसन, तो ये ऑलरेडी आप ऊपर कर चुके हैं इसको। अब मृदा से रिसन का मतलब क्या, पानी अगर ज़्यादा रिसेगा तो अफवाह कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे इसके ओवरऑल 11 हेडिंग्स थी। तो इन हेडिंग्स को आपको मैं PDF दूंगा, वहाँ से लिख लेना, समझ लेना। और इसके अलावा मैं आपको हेडिंग पर एक वीडियो बनाऊंगा जो कि ट्रिक की वीडियो होगी। जितनी भी इसकी 10-12 हेडिंग है ना, आपको 3 से 4 लाइन में मैं 10-12 हेडिंग्स को पूरा याद करा दूंगा। अब हेडिंग के अंदर का आप समझ गए होंगे कब बढ़ेगा अफवाह कब घटेगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी हो चुका है दोस्तों कंप्लीट। पहले 2 क्वेश्चन में मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले लिया आपका, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे रिलेटिव क्वेश्चन आपको पक्का पूछा जाएगा एक। अब इन्हीं क्वेश्चन से नीचे क्वेश्चन बने हुए हैं कुछ, तो उन क्वेश्चन को और देख लेते हैं। अब मैं आपका जल्दी से कवर कर देता हूँ पूरा, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, नदियों का निस्सरण कैसे किया जाता है, किसी एक विधि को संक्षेप में लिखिए। मतलब आपको निस्सरण के बारे में बताना। निस्सरण मतलब होता है डिस्चार्ज, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको डिस्चार्ज की डेफिनेशन लिखनी है। हेडिंग लिखेंगे निस्सरण, उसकी डेफिनेशन, ठीक, डिस्चार्ज की। उसके बाद ये कैसे किया जाता है, इसकी विधियों के नाम लिखने हैं, उनमें से किसी एक विधि का आपको वर्णन करना है। सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको बता दूं डिस्चार्ज कहते कैसे हैं। देखिए आपने ये PHE में भी पढ़ा होगा, Q = AB, फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने ये, Q = AB, A फॉर एरिया हो गया, B फॉर वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ से एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है, आपको अच्छे से पता है। और वेग की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। तो इस तरह से अगर हम यहाँ से यूनिट निकाला, ओवरऑल क्या बन जाएगी, मीटर की घात 3 पर सेकंड, ठीक है, मीटर की घात 3 पर सेकंड। अब इसी को हम डिस्चार्ज करते हैं क्या, यानी किसी भी नदी में
या किसी नहर में जो पानी बहता है वो कितना पानी बह रहा है, कितने मीटर क्यूब पर सेकंड पानी बह रहा है, 1 सेकंड में कितने मीटर क्यूब पानी आपका बह रहा है, उस बहते हुए पानी की मात्रा को ज्ञात करना ही क्या कहलाता है, डिस्चार्ज कहलाता है। समझ आ रहा है इतना? तो आपको यही यहाँ लिखा हुआ है इन्होंने कि किसी नदी नाले या नहर में कितना पानी बह रहा है, अर्थात कितने घन मीटर पानी प्रति सेकंड में प्रवाहित हो रहा है, 1 सेकंड में कितने मीटर क्यूब पानी प्रवाहित हो रहा है। मीटर, इसको हम क्यूमैक बोलते हैं दोस्तों, जो आपको मीटर क्यूब पर सेकंड होता है ना, इसको क्यूमैक कहते हैं। ये सेक लिखा गलत है, मैक कर लेना आप, क्यूमैक, ठीक है। किसको? मीटर क्यूब पर सेकंड को ही क्यूमैक कहते हैं। प्रवाहित हो रहा है, ज्ञात करने को डिस्चार्ज कहते हैं, इसे हम नदी गेजिंग भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके लिए क्या, अब इसके मेथड, इतनी डेफिनेशन लिखना सिंपल। अब इसके बाद लिखना इसके क्या, इसको ज्ञात करने की विधियां। अगली हेडिंग क्या रहेगी, इसको ज्ञात करने की विधियां। तो मेनली 4 मेथड होते हैं इसको ज्ञात करने के। एक तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, क्या, क्यू बराबर ए बी, ए फॉर एरिया, बी फॉर वेग, तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल वेग विधि। पहली विधि तो ये होगी। दूसरी होती है बियर विधि। तीसरी होती है बेंचुरी मीटर विधि। बेंचुरी मीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उपकरण होता है, उसके द्वारा भी हम क्या करते हैं, निस्सरण बता सकते हैं, ठीक है, बियर द्वारा बता सकते हैं। और चौथा होता है निस्सरण वक्र द्वारा। ये निस्सरण वक्र होता है, इसको स्टेज का निस्सरण वक्र कहते हैं, स्टेज का निस्सरण वक्र, ये डिस्चार्ज कर्व होता है इसके अंदर। तो ये 4 मेथड है, 4 याद रहेंगे, क्षेत्रफल वेग विधि, बियर विधि, बेंचुरी मीटर द्वारा और निस्सरण द्वारा। अब इनमें से किसी एक विधि का वर्णन करना है, तो आप छोटी वाली विधि का करना, यानी कि निस्सरण कर्व बहुत आसान कर्व होता है, आप इसका वर्णन करके आ जाना। आप क्या लिखेंगे, इसमें एक सिंपल सा कर्व बनाना है आपको। कर्व क्या, एक वाई एक्स लेना है, एक एक्स एक्स लेना है। एक्स एक्स पर आप डिस्चार्ज को रखेंगे और वाई एक्स पर आप गहराई को रखेंगे कि कितनी गहराई में पानी आपका बहता हुआ जा रहा था, ठीक है। तो डी और क्यू के रूप में ग्राफ होता है, सिंपल लिखना है आपको। इसके द्वारा निस्सरण ज्ञात करते हैं। इसकी थ्योरी में आपको रीड कर दूं और ग्राफ आपको दिखा दूं थोड़ा सा। थ्योरी क्या है इसकी, नहर पर लगी गेज के विभिन्न पाठ्यांकों के लिए निस्सरण के मान ज्ञात कर लिए जाते हैं। मतलब जहाँ नहरें होती हैं वहाँ पर क्या होता है, गेज लगे होते हैं जिनमें रीडिंग्स आती रहती है, कितना पानी कहाँ आपने भेजा है, ठीक है, किस क्षेत्र में कितना पानी जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसकी गहराई, अभी मैंने आपको बताया गहराई तथा निस्सरण का कर्व खींचा जाता है। किस किस का, गहराई का एंड निस्सरण का, ठीक है। गहराई को वाई एक्स पे लेंगे, निस्सरण को एक्स एक्स पे लेते हैं। अपने से बना के ये लिखना आपको थ्योरी को, ठीक है। इसे कहते हैं हम स्टेज का निस्सरण कर्व। मैंने आपको पहले बताया इसका क्या बोलते हैं, हम स्टेज का डिस्चार्ज कर्व बोलते हैं इसको। इस कर्व के द्वारा पानी की किसी भी गहराई के लिए बड़ी सरलता से हम क्या करते हैं, निस्सरण ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको पता है नहर में क्या होगा, अगर कच्ची नहर है तो उसमें सिल्टिंग होगी। सिल्टिंग मतलब मिट्टी जो होती है, सिल्ट होती है, नीचे आकर के दूर से बहती हुई आकर के बैठ जाएगी और कटान भी होता है, ठीक है। इस कारण से ये नहर जो होती है अपनी प्रॉपर स्थिति में नहीं रह पाती। इसीलिए ये कर्व क्या होता है दोस्तों, टाइम पर चेंज होता रहता है, इसमें संशोधन करते रहते हैं, ठीक है। ये इसकी थ्योरी थी, सिंपल सी थ्योरी थी, पीडीएफ भी दे दूंगा, पढ़ लेना। कर्व थोड़ा सा देख लेंगे आप। कर्व में क्या, इधर क्या दिखा रखा है, एक्स एक्स पे क्या बताया था मैंने, डिस्चार्ज दिखाते जो क्यूब मैक में होता है, यानी मीटर क्यूब पर सेकंड में होता है ये, ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकंड में होता है। बाई एक्स पे क्या लेंगे हम, गहराई लेंगे जो कि एमएम में होती है। सॉरी, यहाँ मीटर में लेंगे नहीं, एमएम में लेंगे यहाँ गहराई को, ठीक है। तो यहाँ यूनिट नहीं दे रखी, कोई बात नहीं, आप गहराई और क्यू लिख देना, सिर्फ डी और क्यू, और इसमें एक कर्व बना देंगे। इस तरह से कर्व है, ठीक है, रेटिंग कर्व बन गई। सिंपल सा कर्व बनाना है आपको। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा, वर्षा का मापन कैसे किया जाता है बताइए, तथा किसी एक वर्षा मापी का चित्र सहित वर्णन कीजिए। 4 बार रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ही आ गया यहाँ पर, वर्षा का मापन कैसे किया जाता है। तो मैंने साइमन रेन गेज आपको पढ़ा दिया है, आप उसी की डिटेल यहाँ लिख देना। सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें, वर्षा मापी की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर वर्षा मापी के प्रकार वाली स्लाइड जो मैंने बताई थी वो लिखेंगे। पूरा आंसर वही लिखना जो ऊपर मैंने आपको बताया था, सेम टू सेम, ठीक है। बस इतना करना है आपको, यहाँ पर यही लिखा हुआ है पूरा। आप चाहे तो इसको पढ़ लेना, या फिर मैंने जो पहला क्वेश्चन बताया वही आंसर है। डायग्राम देखिए यहाँ पर दिखा रखा है उन्होंने अलग से, तो जो डायग्राम मैंने आपको बना के समझाया था वही डायग्राम है, सेम टू सेम यहाँ पर। बस यहाँ पर जार का डायग्राम अलग से दिखा दिया थोड़ा सा, जिसमें पानी हम पलटते हैं साइमन वाले में, ठीक है। समझ आ गया इतना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 4 रिपीट था, मैंने पहले ही कह दिया आपको, शुरू के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, समझो लास्ट के आराम से हो जाएंगे आपके। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में बिल्कुल फिर से वही रिपीट हो गया, देखिए बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। पहले दोनों क्वेश्चन हो गए, समझो आपका चैप्टर ही कवर हो गया एक तरह समझो। क्या लिखा, किसी एक स्वतः अभिलेखी, स्वतः मतलब रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग में आप क्या याद रखेंगे, 3 बताए थे मैंने कौन कौन से, टिपिंग बुकेट, वेकिंग और फ्लॉट, यानी टिपिंग बुकेट, वेकिंग और फ्लॉट, ये मैं आपको करा चुका हूँ ऑलरेडी। इसमें से आपको किसी एक का वर्णन करना है, इसने वर्णन कह दिया तो आपको वर्णन करना, किसी एक का करके दिखा देता हूँ। तो आप टिपिंग बुकेट का कर देना। टिपिंग बुकेट बहुत आसान है, ठीक है, सिंपल सा है। 2 बाल्टी लगी होती है इसमें, दोनों बाल्टी एक दूसरे को उल्टी होती है, ठीक है, एक में पानी भरेगा दूसरे में पलट जाता है। मैं आपको समझा रहा हूँ, आसान है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे आप, तो लिखेंगे किसी एक स्वतः अभिलेखी वर्षा मापी का चित्र सहित वर्णन करना है। तो आप इसमें भी बिल्कुल सिस्टमिक तरीके से चलना। लिखना पहले क्या, नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज, फिर उसके प्रकार लिखना तीनों, ठीक है। उसके प्रकार लिखने के बाद एक का वर्णन कर देना आप। तो हमने इन्होंने भी टिपिंग बुकेट का ही कर रखा है,
तो इसी का कर देते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम को समझा दूँ, अगर आपको डायग्राम क्लियर हो गया अच्छे से तो फिर इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं है, थ्योरी में आराम से आप लिख सकते हैं इजीली, ठीक है। देखिए डायग्राम को ध्यान से। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका रेन गेज हो गया पूरा, ओवरऑल ये रेन गेज है, यहाँ पर बोतल टाइप से जो है ये रेन गेज हो गया, ठीक है। अब इस रेन गेज के ऊपर सबसे पहले क्या लगा, ऊपर कीप लगी होगी, ये कीप है कोई, ठीक, ये कीप हो गई। अब इस कीप से होकर के पानी एंटर करेगा, तो इस कीप के नीचे यहाँ पर बाल्टी का एक पूरा जोड़ा लगा होता है, 2 बाल्टी लगी होती है छोटी छोटी सी, ठीक है। इस बाल्टी की कैपेसिटी याद रखना दोस्तों 0.25 mm होती है। 0.25 mm पानी ही इसमें केवल रुक सकता है। जैसे ही 0.25 mm पानी आ जाएगा इसके अंदर, तुरंत एक बाल्टी भर जाएगी, तो वो पलट के दूसरी बाल्टी में पानी पहुंच जाता है। ये प्रोसेसिंग चलती रहती है। और इधर साइड में एक इलेक्ट्रिक सर्किट लगा होता है, ये डिवाइस लगा हुआ है, ये क्या करेगा, जैसे 0.25 mm पानी आएगा तुरंत ग्राफ पे एक लाइन खींच देगा, ठीक है, ग्राफ पे रीडिंग को ड्रॉ कर देता है। तो साथ साथ रीडिंग में इसमें ड्रॉ होती रहती है, किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक डिवाइस के द्वारा, ठीक। और यहाँ से होते हुए आपका पानी नीचे फिर यहाँ बोतल में इकट्ठा हो जाएगा पानी, और अब यहाँ से इजीली इसको कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। आप डायग्राम समझ गए होंगे आई थिंक सो। अब इसकी थ्योरी देख लीजिए आप, थ्योरी में सब कुछ यही लिखा होगा, मैं आपको पढ़ देता हूँ एक बार। लिखा है इस वर्षा मापी में, अब देख लीजिए, थोड़ा जूम कर दूँ मैं से, यस, इस वर्षा मापी में 30 सेंटीमीटर व्यास की एक बेलनाकार प्रवेशिका लगी होती है। प्रवेश का मतलब कहते हैं कीप को, कीप लगी हुई सबसे ऊपर, इसके बारे में बता दिया। अब आगे लिखा जिसके नीचे एक कीप लगी होती है, कीप के ठीक नीचे नन्ही बाल्टियों का एक जोड़ा लगा होता है। नन्ही बाल्टियों का जोड़ा का मतलब क्या, 2 बाल्टी लगी होती है, ये टिपिंग बुकेट लिख रहा है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, बिल्कुल सिंपल लिखते जाना स्टेप वाइज आपको। अब बाल्टी की कैपेसिटी मैंने कितनी बताई थी, 0.25 mm होती है। इसमें केवल 0.25 mm वर्षा ही एकत्र हो सकती है। एक बाल्टी के भर जाने पर यह स्वयं उलट जाती है और दूसरी खाली बाल्टी कीप के नीचे आ जाती है, ठीक है। ये प्रोसेस चलती रहती है। और बाल्टी भरने के तथा उलटने की क्रिया विद्युत सर्किट से जुड़े एक पेन द्वारा ग्राफ पेपर पर अंकित होती रहती है, जिस पर से वर्षा के मान को हम ज्ञात कर लेते हैं। बिल्कुल आसान है, आपको समझ आ गया होगा आई थिंक सो। कीप में से पानी एंटर करेगा, बाल्टी में जाएगा, पहले बाल्टी क्या होगी, कीप के नीचे एक बाल्टी रहेगी, जैसे उसमें 0.25 mm पानी आ जाएगा, वो उलट करके दूसरी बोतल, पानी नीचे गिर जाएगा बोतल में, ठीक है, नीचे बोतल में पानी आ जाएगा, फिर दूसरी बाल्टी आ जाएगी कीप के नीचे, फिर वो भर जाएगी, फिर पलटते, ये प्रोसेसिंग चलती रहेगी। और साइड में जो इलेक्ट्रिक डिवाइस लगा हुआ है, ये ग्राफ पेपर पर रीडिंग को नोट करता रहेगा। तो आई थिंक सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो ये हो गया 5वें क्वेश्चन का आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, देखिए ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, जलालेख यानी हाइड्रोग्राफ महत्व पर प्रकाश डालिए। आपको हाइड्रोग्राफ के बारे में बताना है। तो अभी तक मैंने एक ग्राफ आपको ऊपर बताया था, जो कि क्या था, स्टेज का निस्सरण ग्राफ। देखिए दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्टेज के निस्सरण ग्राफ में तो हमने किस किस के बीच बनाया था ग्राफ, क्यू के बीच में और डी के बीच में, मतलब डिस्चार्ज के बीच में और गहराई के बीच में, ठीक है। एक्स अक्ष पर डिस्चार्ज लिया था, गहराई को वाई अक्ष पर लिया था। लेकिन हाइड्रोग्राफ में ध्यान रखना दोस्तों, हाइड्रोग्राफ जो होता है वो टाइम के बीच में और डिस्चार्ज के बीच में होता है, और यहाँ पर उल्टा रहता है। क्यू तो आता है वाई अक्ष पे और टाइम आता है एक्स अक्ष पे, याद रहेगा दोनों में अंतर। ये ग्राफ किसका था, ये स्टेज का निस्सरण ग्राफ था, और ये क्या है, ये हाइड्रोग्राफ है। हाइड्रोग्राफ किसके बीच में होता है, समय एवं निस्सरण के बीच में होता है। समय को एक्स अक्ष पर लेते हैं और निस्सरण को वाई अक्ष पर लेते हैं। इतना समझ आ रहा है। अब इस हाइड्रोग्राफ में होगा क्या, जो आपका नदी का पानी बहता है ना, उस नदी के पानी का आयतन वगैरह आप ज्ञात करेंगे इसमें, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा है, पहले आप एक बार पढ़ लें इसको थोड़ा सा। क्या, यह एक ग्राफ होता है जो किसी नदी खंड में समय तथा पानी के प्रवाह, किस किस के बीच में, समय तथा पानी के प्रवाह, समय को तो टी कह देंगे टाइम, और पानी के प्रवाह को निस्सरण कहते हैं क्यू, ठीक है, इन दोनों के बीच में बनता है। अब समय को कहाँ लेते हैं हम इसमें, एक्स अक्ष पर। अभी मैंने बना के दिखाया आपको, समय को एक्स अक्ष पर लेंगे और क्यू को वाई अक्ष पर लेते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यही लिखा है इसमें, एक्स अक्ष पर लेते हैं, और निस्सरण जो होता है आपका, निस्सरण मतलब क्यू जो होता है, उसे कहाँ लेंगे, वाई अक्ष पे प्लॉट किया जाता है। समय किस किस में होता है, घंटों में ले सकते हैं, दिन में ले सकते हैं, महीनों में ले सकते हैं, या फिर सालों में भी ले सकते हैं, वर्ष में भी ले सकते हैं। और निस्सरण की दर आपको पता है, निस्सरण किसमें लेंगे हम, इसमें मीटर क्यूब में लेते हैं। कितने मीटर क्यूब पानी पर सेकंड में क्या हो रहा है, बह रहा है आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्राफ के बारे में। थोड़ा ग्राफ को देख लेंगे आप, मैं ग्राफ थोड़ा समझा दूँ आपको। ये ग्राफ आपको थोड़ा सा दोस्तों याद कर लेना अच्छे से, ऐसे ही आप बना के चले जाना, आपका 5 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा केवल ग्राफ से, ठीक है। देखिए ये ग्राफ है, एक्स अक्ष पे यहाँ टाइम ले रखा है, वाई अक्ष पे उन्होंने क्यू को ले रखा है मीटर क्यूब में, ठीक है। इतना समझ रहा है। अब यहाँ 2 पॉइंट याद रखना आप। क्या, एक तो ये कि इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ना, ये तो किसको दिखाता है, बाढ़ को दिखाता है कि किस क्षेत्र में बाढ़ आई है नहीं आई। और इस ग्राफ के, ये ग्राफ है, ये ग्राफ और इस ग्राफ और जो एक्स अक्ष नीचे वाला ये, इसके बीच का जितना एरिया है ये बताता है आपका इसके आयतन को, ठीक है। क्या बताता है, इसके आयतन को बताता है। तो ये 2 पॉइंट और आप इसमें लिख देंगे। क्या क्या, सबसे पहला पॉइंट, हाइड्रोग्राफ से कर्व तथा एक्स अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल किसको बताएगा,
उस अवधि में पानी का कुल आयतन बताता है। मैंने आपको ये अभी भी बता दिया। और एक पॉइंट क्या याद रखेंगे आप, यह नदी में बाढ़ के उतार चढ़ाव का चित्रण करता है, यानी वक्र का सबसे ऊंचा पॉइंट किसको बताएगा, अधिकतम प्रवाह को बताता, बाढ़ को बताता। 2 पॉइंट आप इस ग्राफ के बारे में याद रखेंगे, सबसे ऊपर वाला पॉइंट बाढ़ को बताएगा, और एक्स अक्ष और ग्राफ के बीच में जो एरिया है ये किसको बताता है दोस्तों, ये बताता है आयतन को। तो आई थिंक तो आपको हाइड्रोग्राफ भी क्लियर हो गया होगा। आप इसको ऐसे ही बना के आएंगे, बस कुछ नहीं, आपको क्या एक स्क्वायर शेप बनानी है, उसमें इस तरह लाइन खींच के बना देना, सिंपल लिखना है। एक्स अक्ष पे समय लेंगे, वाई अक्ष पे क्यू को लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, सब कुछ लिख देना आप आराम से, ठीक है। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका जलीय चक्र के बारे में आप क्या जानते हैं, चित्र देकर समझाइए। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी सब क्वेश्चन में दोस्तों आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन ला रहा हूँ। आपके पक्का ये क्वेश्चन आना है। आप अगर ये वीडियोज़ को देख के आप एग्जाम वाले दिन भी अगर वीडियोज़ को देख के चले जाएंगे ना, तब भी आप आसान बहुत आराम से पास हो सकते हैं, बहुत अच्छे नंबरों से, ठीक है। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होती है, जो मैंने आपको प्रेसिपिटेशन वाला सिस्टम समझाया था ना, बस उसी को आपको लिख देना सेम टू सेम। मैं आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाता हूँ, उस डायग्राम से आप इजीली समझ सकते हैं। ये देखिए डायग्राम, इस डायग्राम से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है। सबसे पहला काम क्या है, यहाँ नदी या समुद्र है, इसमें एक मिनट, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप पानी भराते हैं, सूरज है, सूरज की गर्मी से क्या होगा, पानी ऊपर को वाष्पित हो जाएगा। ये चीज़ लिखनी है, मैं जो समझा रहा हूँ आपको, एक कोने से उठाना, नीचे वाले से ऊपर तक चलना है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, सूरज से पानी वाष्पित हुआ, वाष्पित होकर के पानी एक अनुकूल मौसम पा करके दोस्तों ये ले लेगा किसका रूप, बादलों का रूप। यानी कि नदियों में या समुद्र में भरा हुआ पानी सूर्य की गर्मी के कारण वाष्पीकरण हो जाता है और अनुकूल मौसम पाकर ये बादल बन जाते हैं। और बादल भी अनुकूल मौसम में क्या होते हैं, बादल बरसने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन, यानी वर्षण हो गया। सुनना ध्यान से, एक तरफ सिस्टम चल रहा है। अब बारिश हुई, बारिश के बाद की प्रोसेसिंग मैंने आपको बताई थी अफवाह वाले क्वेश्चन में, उसमें क्या था, पानी क्या होगा, कुछ पानी तो इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा, अंतःस्रवण हो जाएगा, कुछ पानी गड्ढों में भर जाएगा, ठीक है, नदी वगैरह गड्ढों में भर जाएगा, ठीक है। बाकी पानी आपका कुछ रन ऑफ करेगा, रन ऑफ मतलब अफवाह के रूप में बह जाएगा, ऐसे बहेगा, ठीक है। इसके बाद और क्या होगा, पानी पेड़ों की जड़ों से होकर के ऊपर को जाएगा, जिसे हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं, बाष्प उत्सर्जन, पेड़ों की सहायता से जो ऊपर जाएगा, ठीक है। बाकी पानी समुद्र में आके इकट्ठा हो जाएगा, रन ऑफ के रूप में जो इकट्ठा हुआ था। अब ये समुद्र में इकट्ठा हो गया, फिर से सूरज की गर्मी होगी, फिर से क्या होगा, पानी ऊपर उड़ेगा, फिर बारिश होगी। तो ये साइकिल चलती रहती है। क्या क्या होता है, ये साइकिल आपकी चलती रहती है। तो आई थिंक सो आपको ये डायग्राम समझ में आ रहा होगा। आप इस डायग्राम को इजीली समझ सकते हैं, देख लीजिए अच्छे से, इसको आप बना करके आ जाना डायग्राम, ठीक है, एग्जाम में। अब इसी को थ्योरी की फॉर्म में लिखा हुआ है, मैं आप जल्दी से इसको पढ़ देता हूँ। यहाँ लिखा है, देखिए पढ़िए इसे। सूरज की यानी सूर्य की किरणों से सागरों, झीलों, जलकुंडों, नदियों, कोई एक नाम लिख देना आप, इतना मत लिखना। क्या, सूर्य की किरणों से समुद्रों में भरा हुआ पानी बाष्प बनकर उड़ता है, जो अधिक ऊंचाई पर जाकर बादलों का रूप ले लेता है। यह बादल अनुकूल मौसम या वायुमंडल में प्रवाहित होकर क्या करते हैं, वर्षा करते हैं, या फिर बर्फ के रूप में पुनः बरस पड़ते हैं, ठीक है। बरस पड़ेंगे, बरसने के बाद का इन्होंने नहीं लिखा है, आप बरसने के बाद का भी लिख के आना। क्या, बारिश के बाद कुछ पानी अंतःस्रवण में नीचे जमीन के अंदर रिस जाता है, कुछ पानी गड्ढों में भर जाता है, बाकी पानी अपवाह के रूप में चला जाता है, कुछ पानी पेड़ों से होकर बाष्प उत्सर्जित हो जाता है, और अपवाह के रूप में पानी फिर से समुद्र में आके इकट्ठा हो जाता है, फिर सूरज की गर्मी के कारण पानी बाष्पीकरण होगा, और इस तरह से ये साइकिल निरंतर चलती रहती है। इस साइकिल को कहते हैं हम जलीय चक्र, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। आई थिंक सो आपको क्लियर हो गई होगी ये साइकिल, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन इतना ही था, बस आपको यही समझाना था इस क्वेश्चन में। 7 क्वेश्चन हो गए आपके, मोस्ट इंपोर्टेंट थे। अब बाकी जो 3-4 क्वेश्चन है एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, जल्दी से उसे खत्म करते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, बस टिप्पणी लिखनी है आपको। छोटे छोटे टॉपिक है दोनों, जल्दी से खत्म हो जाएंगे। सबसे पहला टॉपिक है वेग क्षण और दूसरा है धारामापी, यानी आपको इनके बारे में टिप्पणी लिखनी है। तो वेग क्षण और धारामापी दोनों ही दोस्तों वेलोसिटी को बताते हैं, किसी भी पानी के वेग को बताते हैं, पानी कितनी तेजी से ट्रेवल कर रहा है। तो दोनों के बारे में आपको छोटी छोटी टिप्पणी लिख करके आनी है। तो मैं आपको दोनों को एक बार रीड आउट कर देता हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं वेग क्षण की। वेग क्षण क्या होती है, यह लकड़ी या धातु की 5 सेंटीमीटर की एक ट्यूब होती है। क्या होती है, ट्यूब होती है, तो लकड़ी की होगी या फिर धातु की। अब इस ट्यूब के नीचे वाले सिरे पर क्या होगा, लोहे का एक उपयुक्त भार लगा रहता है। ये भार क्यों लगाते हैं लोहे का, सपोज ये कोई छड़ थी आपकी, ये कोई भी छड़ थी, और इसके नीचे हम लोहे का भार लगा देंगे। ऐसा करने से क्या होगा दोस्तों, जब आप इसको किसी नदी में डालेंगे ना, नदी में डालेंगे तो ये तैरने लग जाएगी ऊपर को, क्या होगी, तैरने लगेगी। तो क्या करते हैं हम, इसकी तली पर लोहे की उपयुक्त भार लगाते हैं, ताकि यह पानी में छोड़ने पर सीधी ऊर्ध्वाधर तैरती रहे। क्षण की लंबाई इस प्रकार से ली जाती है
कि तैरते समय जो इसका ऊपरी सिरा है ना, वो लगभग जो आपका जल का सिरा होता है उससे लगभग कितना रहे, 4 से 5 सेंटीमीटर ऊपर निकला रहे। समझ आ रहा है इतना? तो आपको यही लिखना है इसमें थ्योरी, बस सिंपल अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। और भी लिखा है इसमें क्या, निचले सिरे नदी के तल से 0.06 डी ऊपर उठा रहता है। डी फॉर पानी की गहराई होती है, पानी की गहराई से कितना ऊपर उठा रहेगा, 0.06 डी, ताकि यह बहते समय नदी की तली से रगड़ ना खाए। तो ये ऊपर उठा रहता है थोड़ा सा, ठीक है। कितना उठा रहेगा, 0.06 डी या फिर 4 से 5 सेंटीमीटर ऊपर को निकला रहेगा। और जब देखो ऊपर तो कितना निकला रहेगा, मैं डायग्राम दिखा दूं थोड़ा आपको, पहले क्लियर हो जाएगा। ये है छड़, ये देख लीजिए, ये छड़, ये कोई छड़ है आपकी, बेग छड़। तो ये यहाँ पर नीचे हमने क्या लगा रखा है, लोहे का एक बाहर लगा दिया यहाँ पर। तो ये जो नीचे से उठा रहेगा, कहाँ से, नीचे से ऊपर कितना उठा रहेगा, 0.06 डी, इतना तो ये ऊपर उठा रहेगा नीचे। और ये ऊपर कितनी निकली रहेगी छड़ यहाँ पे, ये 4 से 5 सेंटीमीटर छड़ ऊपर निकली होती है यहाँ से, ठीक है। और ये तैरती रहती है। समझ आ रहा है? तो क्या लिखना है आपको बेग छड़ के बारे में, बेग छड़ लकड़ी या धातु की एक ऐसी छड़ होती है जिसके नीचे वाले सिरे पर हम लोहे का भार लगा देते हैं। ये लोहे का भार इसलिए लगाते हैं ताकि यह छड़ किसी भी नदी में छोड़ने पर वो उसमें ऊर्ध्वाधर तैरती रहे, ठीक। और इसके ये जो भार लगा होता है ये कितना होगा, मतलब ये नीचे वाले तल से कितना ऊंचा उठा होगा, ये नीचे वाले तल से लगभग 0.06 डी ऊपर उठा रहता है। और जो ऊपरी सिरा है इसका, ये समुद्र के तल से या नदी के तल से 4 से 5 सेंटीमीटर ऊपर उठा रहता है। बस इस डायग्राम को बना के थोड़ी थोड़ी यही थ्योरी लिखनी है आपको, आप इजीली लिख सकते हैं इसको, ठीक है। फिर आगे इसमें लिखा है इसके बाद क्या, ऊर्ध्वाधर बहती हुई छड़ लगभग औसत वेग देती है। मतलब ये छड़ का यूज हम वेग ज्ञात करने के लिए करते हैं। इतना समझ आ गया। अब इसके दूसरे टॉपिक की बात कर लेते हैं, जो कि क्या था आपका, धारामापी। धारामापी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये छड़ क्या, देखिए ये छड़ है आपकी लकड़ी की या धातु किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये छड़ आपकी एग्जैक्ट रीडिंग नहीं दे पाएगी, लेकिन धारामापी क्या होगा, ये एक डिवाइस होता है, ठीक है। ये डिवाइस है तो ये अच्छी रीडिंग देगा, इसलिए इसको ज़्यादा अच्छा मापा जाता है। यानी शुद्धता, अगर आपको शुद्धता से वेग का मेजरमेंट करना है तो उसके इसमें आप क्या करेंगे, धारामापी का यूज करेंगे, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है इसमें, नदी, नहर व चैनलों में प्रवाहित पानी का अधिक शुद्धता से वेग नापने के लिए हम धारामापी का प्रयोग करते हैं। समझ आ रहा है? धारामापी क्या होता है आपका, जो देखिए धारामापी होते तो कई टाइप के हैं, लेकिन मेनली अपने इंडिया में जो यूज किया जाता है वो होता है प्राइस धारामापी। कौन सा, प्राइस करंट मीटर होता है, ठीक है। अब इसको यूज कैसे करते हैं, तो इसको केबल से बांध के नदी में लटकाते हैं। तो धारामापी जिस स्थान पर नदी का वेग ज्ञात करना हो वहाँ पर एक केबल द्वारा, ठीक है, लटका दिया जाता है। पानी की गहराई बहुत कम है तो धारामापी पे क्या करेंगे, हम इसको ग्रेजुएटेड रॉड पे भी बांध सकते हैं, और ज़्यादा गहरा है तो केबल से बांधेंगे, ठीक है। ये डायग्राम आप देख सकते हैं इजीली। इस डायग्राम में आप सिर्फ यही लिखना, धारामापी क्या है, धारामापी किसी भी नदी का शुद्धता से वेग मापने का एक क्या है, उपकरण है, जिसको हम किसी केबल में बांध करके यूज करते हैं। ये डायग्राम है आपका। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप कुछ ना कुछ इसके बारे में जरूर लिख देंगे, छोड़ के नहीं आएंगे एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नवा क्वेश्चन, समवृष्टि रेखा क्या होती है। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं, समवृष्टि, सम मतलब होता समान, वृष्टि मतलब होता बारिश। यानी किसी भी क्षेत्र में, जैसा एरिया कोई, तो उस एरिया में बारिश जिस बिंदु पर समान, सपोज यहाँ पर इतनी बारिश हुई, यहाँ इतनी हुई, तो समान बिंदुओं वाली, यानी जहाँ पर बारिश समान हुई है उन बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली रेखाएं जो बनेंगी वो क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगी समवृष्टि रेखाएं। समझ आ रहा है? समान बारिश होने वाले सभी बिंदुओं, यानी किसी भी क्षेत्र में जहाँ पर समान बारिश होती है उन सभी बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं क्या बनती है, हमारी समवृष्टि रेखाएं बनती हैं। और इसकी सबसे बड़ी विशेष बात यह है, ये बिल्कुल कंटूर जैसी होती हैं। जैसे सपोज क्या, सेम हाइट की पॉइंट ये बना लिया अपने, अगले सेम हाइट वाले पॉइंट ये थे, सपोज इन सबको आपस में मिला दो तो क्या हो जाएंगे, इनकी विशेषता आप अपने से लिख सकते हैं। जो कंटूर की विशेषता होती है, सर्वे में आपने कंटूर पढ़ा होगा, सर्वे में आपने जो कंटूर पढ़ा था उसकी जो उपयोगिताएं थी सेम वही इसकी रहेंगी समवृष्टि रेखा की। सर्वे की जो कंटूर रेखा उन्हें क्या कहते थे हम, समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को, समान एलिवेशन वाले पॉइंट को मिलाने वाली लाइन हमारी कंटूर लाइन थी। ऐसे ही यहाँ क्या होगा, समान बारिश वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं समवृष्टि रेखाएं होती हैं, ठीक। इनकी उपयोगिता क्या रहेगी कि ये एक दूसरे को कभी भी काटेंगी नहीं, जो उसकी विशेषताएं थी वही इसकी विशेषताएं हैं। तो आपको बस इतना समझ आ गया कि आइसोएट क्या होते हैं, समवृष्टि रेखा क्या होती है। क्या होती है, विभिन्न क्षेत्रों के समान वर्षा वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को समवृष्टि रेखा कहते हैं। ये बिल्कुल कंटूर रेखा से मिलती जुलती होती हैं, ठीक है। इसके पॉइंट क्या क्या याद रखेंगे, दो विभिन्न समवृष्टि रेखा एक दूसरे के पथ को कभी भी काटती नहीं है। जैसे कंटूर नहीं काटता था वैसे ही ये नहीं काटता है। तो इनकी कुछ विशेषताएं हैं, आप खुद से पढ़ लेना। मैंने आपको बस टॉपिक के बारे में बता दिया, होता क्या है समवृष्टि रेखा। अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वीडियो को ज़्यादा लेंदी करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है दोस्तों, अपवाह ज्ञात करने के आनुभाविक सूत्रों को समझाइए। अपवाह ज्ञात करने के सूत्र कौन कौन से हैं, तो मेनली दो ही सूत्र हैं और दोनों मैं आपको बता देता हूँ, आसान सूत्र है, ठीक है। जो हम रन ऑफ निकालते हैं उसको ज्ञात करने के दो फॉर्मूले हैं,
हालांकि जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीवीटी में ये नहीं पूछा जाता है, फिर भी मैं आपको बता दूं। एक तो दोस्तों रीव का फॉर्मूला होता है, एक साइंटिस्ट है रीव, एक तो फॉर्मूला इन्होंने दिया था, ठीक। एक फॉर्मूला दिया था डिकेन ने, दूसरे हैं डिकेन। तो ये 2 फॉर्मूले हैं और दोनों ही बहुत आसान हैं, डिकेन और रीव के फॉर्मूले। केवल फॉर्मूले लिख के चले जाना, आपका क्वेश्चन कंप्लीट अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो दोनों फॉर्मूले क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो रीव का फॉर्मूला है, सबसे पहला फॉर्मूला है रीव का सूत्र। ये किस चीज़ के लिए है? रन ऑफ ज्ञात करने के लिए। तो सिंपल फॉर्मूला Q बराबर CM की पावर 2/3, Q बराबर CM की पावर 2/3। Q यहाँ पर आप जानते हैं Q क्या होता है? डिस्चार्ज होता है Q मैक में, यानी मीटर क्यूब पर सेकंड में। यहाँ पर C क्या है? C होता है कोफिशिएंट ऑफ, यानी कोफिशिएंट होता है रन ऑफ का, कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ दे रखा होगा यहाँ कहीं, हाँ लिखा है, अपवाह गुणांक, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ होता है, M होता है अपवाह क्षेत्र, यानी जो आपका रन ऑफ एरिया होता है, जितना भी जितने क्षेत्र में आपका रन ऑफ हो रहा है वो। तो आपको समझ आ रहा है क्या क्या था? C क्या है यहाँ पर? अपवाह गुणांक है, यानी कि कोफिशिएंट है C, अपवाह यानी रन ऑफ का कोफिशिएंट है C, Q हो गया डिस्चार्ज, M हो गया अपवाह क्षेत्र, और फॉर्मूला हो गया आपका Q इक्वल टू, इतना लिखना, केवल फॉर्मूला लिखना, इनके पॉइंट लिख देना कौन सी चीज़ क्या क्या है। ऐसे रीव का फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सेम है, सिर्फ अंतर कितना है इसमें, उस पर पावर 2/3 थी और यहाँ पर पावर 3/4 है। क्लियर? तो यहाँ पर हो गया आपके ये आपको पता चल गया Q क्या था? डिस्चार्ज था, C हो गया स्थिरांक हो गया, M हो गया क्षेत्र। तो इतना समझ आ गया। तो इस क्वेश्चन में केवल आपको दोनों सूत्र लिखने हैं, दोनों सूत्र के पॉइंट जो जो दे रखे हैं उन पॉइंट को लिख के आ जाना। दोनों साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे, रीव और डीके। तो आपका ये 10वां क्वेश्चन भी दोस्तों हो चुका है कंप्लीट। बाकी इनकी वैल्यू नहीं लिखनी है आपको, उत्तर भारत में कितनी है, इसमें कितनी है, कुछ नहीं लिखना आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है वर्षा जल की परिभाषा लिखिए। तो अब तक तो आप अच्छे से समझ चुके हैं प्रेसिपिटेशन की डेफिनेशन क्या होती है। आप बिल्कुल इसमें अगर आप हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी लिख के चले आएंगे ना, तब भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। क्या? सेम वही है जो लिखा हुआ था, सूर्य की किरणों से सागरों, झीलों, जलकुंडों, नदियों इत्यादि का पानी बाष्प बनकर उड़ता रहता है, जो ऊंचाई पर जाकर बादलों का रूप ले लेता है। बादल अनुकूल वायुमंडल में क्या होते हैं? बारिश और वर्षा के रूप में पुनः बरस पड़ते हैं। ये हो गया वर्षा का जल। अब इसके बाद और मन कर रहा है लिखने का, लिख देना क्या वर्षा का जल क्या होगा? कुछ पानी के अंदर समा जाएगा, कुछ रन ऑफ के रूप में बहेगा, कुछ गड्ढों में चला जाएगा, कुछ पेड़ों के द्वारा बाष्प उत्सर्जित हो जाएगा, फिर दोबारा से समुद्र से क्या होगा? सूरज की गर्मी पाकर के बाष्पीकरण हो जाएगा। बट इतना नहीं लिखना था आपको, सिर्फ वर्षा जल की परिभाषा लिखनी थी, ठीक है। अब आगे लिखा है किसी क्षेत्र की वर्षा नापने के लिए विभिन्न प्रकार के वर्षा मापी सूचीबद्ध कीजिए। अब वर्षा मापी दोस्तों मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रखे हैं। वर्षा मापी तो आपको समझ में आ गया, पहला ही क्वेश्चन था, कौन कौन से थे उसको लिख देना। तो आपका ये क्वेश्चन भी आई थिंक सो क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक है। आगे देखते हैं, आई थिंक अब तो खत्म हो गया होगा, अभी और रह गया है। यस, यूनिट सेकंड दोस्तों खत्म हो चुकी है। तो मैंने पूरी कोशिश की है आपको कम टाइम में सेकंड यूनिट को अच्छे से कवर कराने की, ठीक है। तो इसी तरह से मैं आपको यूनिट्स को कवर कराता रहूँगा। तो इसमें मेनली आपको मैं थोड़ा सा रिव्यू कर दूँ। आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो आपको रेन गेज वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेन गेज वाला वो याद रखना है। एक आपको रन ऑफ वाला याद रखना है, अपवाह वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक आपको इसमें हाइड्रोलॉजिकल साइकिल याद रखना है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। एक आपको इसमें हाइड्रोग्राफ याद रखना है, एक इसमें निस्सरण ग्राफ याद रखना है आपको। तो ये जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको समझाए थे, इनको थोड़ा सा आप रिपीट करना अच्छे से, और कोशिश करना आप एग्जाम टाइम पर एक बार वीडियो देख करके जरूर जाना। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए आपको एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, आप रिवीजन टाइम पर आप स्पीड को बढ़ा करके देख सकते हैं वीडियो को। 1 घंटे की वीडियो को आप आधे घंटे में भी कवर कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर जो 3 डॉट होते हैं ना, आप उस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपकी एक स्लाइड खुलेगी, वहाँ लिखा होगा प्लेबैक स्पीड। प्लेबैक स्पीड में आप 1.5 पर कर सकते हैं, 2 पर कर सकते हैं, 1.25 पर, उससे स्पीड बढ़ जाती है। तो जो क्वेश्चन मैंने स्लो समझाया आप उसको जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं अच्छे से। समझ आ रहा है इतना? तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, ऑलरेडी वीडियो आपकी काफ़ी लेंदी हो चुकी है। फिर भी दोस्तों मैं एक चैप्टर को एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करता हूं। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करना है, और चैनल से इसी तरह से जुड़े रहना है। इसके बाद मिलते हैं हम इसके 3rd यूनिट में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। आपके एग्जाम के लिए मेरी तरफ से आपको अभी से ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।